अच्छा, एक बार रिवाइज कराऊँ क्या यहाँ तक? नहीं पढ़ाया था ना? अभी पढ़ाना बाकी है ना? हाँ। हाँ जी, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टेलर इंसिस्ट डैट कि भाई क्या होना चाहिए एक फोरमैन में, मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और बात यहाँ तक आई थी कि टेलर ने बोला कि ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसलिए टेलर ने इंसिस्ट किया कि 8 सुपरवाइजर होने चाहिए, है ना? 8 सुपरवाइजर होने चाहिए, जिसमें कौन कौन से? सबसे पहला होना चाहिए रूट क्लर्क। रूट क्लर्क, दिस फोरमैन इज रेस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप। सीक्वेंस ऑफ स्टेप, ये काम करने के बाद दूसरा काम ये होना है, ये प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए कि भाई एक काम के बाद दूसरा काम क्या करना है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप क्या होता है? अगर सीक्वेंस ऑफ स्टेप डिफाइन नहीं होते ना बेटा, वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। वो वेस्टेज ऑफ टाइम, अगर सीक्वेंस ऑफ स्टेप डिफाइन नहीं है तो। अच्छा, मतलब फैक्ट्रियों में क्या होता है, लेबर जैसे काम कर रही है तो उनको डिफाइन होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि भाई इस काम के बाद वाला काम करना है। अच्छा, जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि भाई घरों में छत डलती है, छत डलती है तो वो एक छोटी सी मशीन होती है, वो मशीन चलती है। अब वो मशीन चलती है, कितनी सारी लेबर आती हैं केवल वो मशीन के लिए, लेबर आती है। और वो लेबर क्या करती हैं? वो लेबर, उनको सीक्वेंस ऑफ स्टेप मालूम है। 3-4 लेबर वो क्या है उसमें आके वो जो, मतलब गिट्टी हो गई, रेत हो गई, सीमेंट हो गई, इसका एक प्रॉपर मिक्सचर हो जाता है, वो करके वो उसमें डालते रहते हैं। 3-4 लेबर का यही काम होता है, वो उठाते हैं और वो उसमें डालते चले जाते हैं। और 2-4 लेबर होती हैं कि भाई उसको निकालने का काम है, 2-4 लेबर होती है जहाँ पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाने का काम है। मतलब इस तरीके से क्या है, इस तरीके से वो प्रॉपर सीक्वेंस डिफाइन है। और देखो जब तक वो मशीन चलेगी तब तक ये है कि वो प्रॉपर सिस्टमेटिकली वो होता रहेगा, बिल्कुल लेबर कहीं ना कहीं वो काम उस हिसाब से करते रहेगी। और वो एक आध दिन में, वैसे घर बनने में इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन जब वो छत डलनी है ना बेटा, वो एक आध दिन में आएंगे, एक आध 2 दिन में आके सब कर करा के निकल के चलते बनते हैं वो। आप देखो कि वो टाइम टेकिंग कंज्यूमर प्रोसेस नहीं है वो। ऐसा नहीं है 2-5 दिन क्या चल रहा है, छत डल रही है तो सारे लेबर आए, नहीं। मतलब वहां पे क्योंकि सीक्वेंस ऑफ स्टेप डिफाइन है, इस काम के बाद वो वाला काम, उसके बाद वो वाला काम, और क्योंकि वो डिफाइन है, इस चक्कर में बेटा वो टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा उसमें। और इतना बड़ा काम जो है, इतनी सारी लेबर मिलके वो बड़े आसानी से कर पा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? सीक्वेंस ऑफ स्टेप मतलब आप ये देखो कि क्रिकेट में आजकल बहुत वो हो गया है कि पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से वो होना चाहिए। और अगर टाइम किसी टीम ने ज़्यादा ले लिए, टाइम अगर किसी टीम ने ज़्यादा ले लिए तो वो पेनल्टी भी लगते हैं, रन कम हो जाते हैं, रन बढ़ा देते हैं। मतलब आप ये देखो, बॉलर बॉलर ने बॉल डाला और बॉल डालने के बाद वो अपने रनअप पे चलता बनता है, और उसी के आसपास कोई व्यक्ति होगा वो बॉल मंगा के उसको लाके देने का काम, वो सब वो जो काम है ना वो प्रॉपर हिसाब से, मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप बिल्कुल डिफाइन है कि भाई वो कीपर ने स्लिप में बॉल दी, या फिर वहाँ कवर्स पे, या फिर कहीं भी कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको बॉल दी, वो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप डिफाइन है, हर जगह डिफाइन है। मतलब आपके एग्जाम सेंटर में आप वहाँ पे जाओगे, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बेल बजेगी, वो प्रॉपर सब सीक्वेंस ऑफ, मतलब जो स्टेप है ना सब डिफाइन है कि भाई ये काम होना है, इस तरीके से काम होना है। अच्छा, उसके फायदे क्या हो जाते हैं बेटा? उसमें जो वेस्टेज है, अब क्योंकि हम जब पढ़ने बैठते हैं या फिर कोई काम करने बैठते हैं और वहाँ पे क्योंकि वो डिफाइन कुछ नहीं है, इसलिए वेस्टेज ऑफ टाइम ज़्यादा होता है। आपके स्कूल में एक लेक्चर खत्म हुआ, दूसरा दूसरा खत्म हुआ, तीसरा चालू, वहाँ भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप डिफाइन है। इसलिए 6-7 घंटे में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आ जाते हो, है ना? वो ब्रेक भी हो जाता है, लंच भी हो जाता है उसमें, और खूब इधर उधर गप्पें भी हो जाती हैं,
सब सारे काम हो जाते हैं, मतलब मन भर के लौटते हैं स्कूल से, हाँ लगभग टास्क पूरे हुए, कमी किसी बात की नहीं रही, सारे काम लगभग हो गए। मतलब आप ये देखो कि प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप, कहीं भी अगर मैनेजमेंट को काम कराना है तो टेलर ने इंसिस्ट किया कि वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप डिफाइन होने चाहिए। क्लियर है? तो दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्लर्क, ये तो मैं उस वक्त भी बता रहा था, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। कॉस्ट जुड़ा हुआ है बेटा, यहाँ पे कॉस्ट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अगर आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं मिले तो नुकसान होने वाला है। टाइम, अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो नुकसान होने वाला है। कॉस्ट वर्ड जुड़ा हुआ है इस जगह, कॉस्ट मतलब खर्चा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। दिस फोरमैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन ए स्पेसिफाइड मैनर। जनरल इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए यहाँ पे कि भाई ये काम इस तरीके से करना है। मतलब आप देखो कि एक व्यक्ति केवल इसलिए लगाया जा रहा है जो कि ये बताए कि भाई इस तरीके से काम, ये इस तरीके से काम होता है। बाकी जिसका जैसे मन करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बता रखा हुआ है कि इस तरीके से काम होगा, और वो जो काम होगा वो आसान होगा। काम तो वैसे भी होना, ऐसा नहीं काम नहीं होने वाले हैं, काम तो होंगे, लेकिन वो मुश्किल हो जाएंगे अगर आप वो सिस्टम, वो प्रॉपर जो है ना वो फॉलो नहीं करोगे तो। मैं जैसे कई बार आपको बताता हूँ बेटा, अभी भी बताऊँगा, इसमें भी आएगा। मतलब एक बच्चा जब कॉपी लिखना चालू करता है, हम जैसे एज एन एग्जामिनर कई बार गए ना, तो नोटिस किया है कि एक बच्चा क्या होगा कि वो जैसी उसको कॉपी मिलेगी, एक वो कॉपी मिलेगी तो वो बिल्कुल सिर नीचे करेगा, और वो 3 घंटे बाद सिर ऊपर होना, और हाँ सर हो गया काम। एग्ज़ाम ऐसे भी लिखते हैं बच्चे। एक बच्चा है कि वो मतलब देखता जाएगा और लिखता जाएगा, देखता जाएगा और लिखता जाएगा, मतलब हम सामने बैठे हमें देख रहा, मतलब उसमें कोई कर नहीं रहा वो कुछ, ठीक है, चीटिंग वगैरह वाली बात नहीं है, पर बात ये उसकी वो क्या है, वो देख रहा है फिर लिख रहा है, वो देख रहा है मतलब याद कर रहा है, वो रिकॉल कर रहा है, और वो याद कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, पर जो मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे उसका, वो ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, है ना, वो बेटा कहीं ना कहीं वो वेस्टेज, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। और एक बच्चा तो वो देख ही रहा है दुनिया, है ना, वो तो ये सोच ही बैठा है कि अच्छा तू भी कर रहा है, हाँ कर ले जा, तू भी कर रहा है, तू भी कर ले, तू भी कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब वो तो सबको नोटिस कर रहा है, बस मैं नहीं कर रहा, बाकी सब कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो भाई मतलब जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या रहते हैं, मैं जैसे जनरल इंस्ट्रक्शंस दूँ बेटा, कुछ नहीं है, कॉपी मिलती है, चुपचाप चालू हो जाओ। आपने जितने इधर उधर जैसे भी एफर्ट लगाए ना, अब इतने बीच में पता पड़ा कि अपन ऐसे ऐसे कर रहे थे, अच्छा इन्विजिलेटर मतलब समोसे आ गए, है ना, चाय आ गई, तो दिमाग उधर चला गया, अच्छा ठीक है समोसे आ गए, आप उधर भी नज़र रखे हुए हो और इधर भी नज़र है ना, कि आंसर जो चल रहा है प्रॉपर चल रहा है, आंसर उधर समोसे पे भी है। तो मामला क्या हो रहा है, मामला गड़बड़ होने के कुछ भी चांसेस हैं, क्योंकि ध्यान आपका जैसी फोकस हटेगा, जैसी फोकस हटेगा वैसी मामला गड़बड़ हो जाएगा, और वहीं अब एक किसी चीज़ को पॉइंट आउट करोगे आप, केवल वही चीज़ उसी पे ध्यान है, तो बेटा फोकस हटना ही नहीं है। क्लियर हुआ? तो ऐसे बेटा कई जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आपको, कि जो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस मतलब फॉलो करने चाहिए, तो अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं। हाँ जी, तो ये होगा इंस्ट्रक्शंस, बिना इंस्ट्रक्शंस के ना, बिना इंस्ट्रक्शंस के चीज़ें खराब हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाती हैं। तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम जो है वो टाइम, कोई भी काम टाइम पे हो। अच्छा क्या होता था बेटा पहले, जैसे 8 घंटे, 8 घंटे का काम है, एक जॉब जो है वो 8 घंटे की होती है लगभग, 8 से 9 घंटे की, और अगर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड अगर लग रहा है, जैसे आपको अगर 100 पेन बनाने हैं, अगर आपको 100 पेन बनाने हैं, आपका जो साथी है वो पता पड़ा 5-6 घंटे, 6 घंटे में बना के चलता बना, 8 घंटे में दूसरा बना के चलता बना, अब आप रह गए हो, आपके 100 पेन आपके तैयार नहीं हुए, अब क्या होगा, यहाँ से बस बेटा काम खराब होना चालू होगा। कभी भी काम का तरीका क्या होता है, काम का तरीका ही होता है, मैं भी आपको क्या कह रहा हूँ कि बेटा सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद में कर लेना। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि जनवरी में करेंगे, फरवरी में करेंगे, मतलब मेन मुद्दा क्या है वो तब करेंगे। मैं कहता हूँ वो जनवरी फरवरी अभी कर लो, मई जून जुलाई अगस्त वो अभी लेके आ जाओ, क्यों, जब वहाँ जैसे वहाँ कर सकते हो वैसे यहाँ पे कर लो। अच्छा उसमें क्या हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा कि बेटा टाइम से कोई चीज़ हो जाएगी ना तो उसका प्रॉपर एक हो जाएगा, नहीं तो जब कोई चीज़ लेट होती है तो वो काम खराब होना चालू होता है। अब आपका दोस्त तो कंप्लीट करके मतलब जो उसका काम था वो तो गया,
अब उसने 100 पेन बना लिए, वो चला गया, अब आप रुके हुए हो, अब आपको हड़बड़ी हो रही है, जल्दबाजी हो रही है कि यार वो तो घर चला गया, मैं भी घर चले जाऊँ। अब वो हड़बड़ी जल्दबाजी में क्या है कि आपका प्रोडक्शन खराब, आप मतलब जो सामान बना रहे हो वहाँ पे पता पड़ा वो आउटपुट खराब, मतलब वहाँ से चीज़ें खराब होना चालू हो जाएंगी। अगर टाइम पे कोई भी चीज़ वो नहीं है, जनवरी फरवरी में क्या होता है, बच्चों को सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती, जो साल भर सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करते, जनवरी फरवरी में दिक्कत ही है ये कि मतलब उनका क्या है कि भाई उनको अब टाइम ही नहीं मिल पा रहा करने का, अब करें तो करें क्या, ये करें वाला सब्जेक्ट मैथ मतलब वो करना है, अकाउंट्स करना है, इकोनॉमिक्स करना है, क्या क्या करें, इंग्लिश हिंदी भी करना है, इंग्लिश हिंदी पे ध्यान दे लेना भैया, इंग्लिश हिंदी के रिजल्ट जो है वो बाकी में गड़बड़ खराब आ रहे हैं, वो 2 3 सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी में 50 60 नंबर रह जाते हैं, है ना, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दे के चल लेना। चलो, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई मतलब टाइम जो है प्रॉपर टाइम पे काम होना चाहिए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो कि बस केवल ये देखता रहे कि टाइम जो है कोई काम जो टाइमली हो रहा है और एट लास्ट डिसिप्लिनियन है, दिस फोरमैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक व्यू। ऑर्डरली और सिस्टमेटिक तरीके करने के लिए एक डिसिप्लिन, एक व्यक्ति डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि भाई वो डिसिप्लिन मेंटेन करे। डिसिप्लिन अपन ने समझा ही था कि वो डिसिप्लिन क्या है कि कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट कर रहे हो अपने आप से कि हाँ भाई कि भाई ये काम करना है, ऐसा ना हो कि भाई वो काम खराब हो जाए, गड़बड़ हो जाए मामला और उसमें रिलैक्सेशन हो जाए, एम्प्लॉयज़ लेबर रिलैक्सेशन में आ जाए, तो प्रॉपर डिसिप्लिन भी मेंटेन किया जाता है। तो ये चार जो हैं, ये चार तो ये हो जाएंगे। कोई समस्या इन चारों में बेटा? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन। 4 फोरमैन और आते हैं अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। एक होता है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, ऑपरेशन, यहाँ काम हो रहा है बेटा, यहाँ काम हो रहा है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस चल रहे थे, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन चल रहे थे, वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा था। यहाँ पे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, ये ऑपरेशनल मतलब जहाँ पे आपको काम करना है, फोर्सफुली काम होना है बेटा। तो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में क्या कहते हैं कि ये जो चार जो है, सबसे पहला ये गैंग बॉस हो गया, ही अरेंज ऑल द मशीन टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द, जैसा नाम है वैसे बेटा काम है इसका। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में एक मतलब इस हिसाब से व्यक्ति होगा, क्योंकि हर जगह ये रहता है कि एक काम करने वाला होगा, 2 3 उसको फॉलो करने वाले होंगे ही होंगे। जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे वो लीड करेंगे और बाकी फॉलो करेंगे ही करेंगे, है ना, ओबियस सी बात है बेटा ये। तो आप अगर जैसे मोदी जी को देख लो, मोदी जी मतलब मोदी जी के फॉलोअर्स, वर्ड भी तो क्या है, फॉलोअर्स फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट, ये है कि कोई ना कोई मतलब एक गैंग बॉस है और वो काम कर रहा है और उसके सपोर्ट में हैं लोग बाग। तो इसमें क्या है कि इसमें बोला है कि सब सब चीज़ें अरेंजमेंट वही करता है, क्योंकि जहाँ पे 8 10 लोग होंगे वो झगड़ेंगे आपस में, लेकिन अगर एक गैंग बॉस होगा या फिर कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सब चीज़ें मैनेज कर रहा है, तो फिर वो झगड़े के चांसेस कम हो जाएंगे बेटा। नहीं तो हर कोई अपनी अपनी चलाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। क्रिकेट टीम में भी तो कैप्टन होता है, ठीक है। ही अरेंज ऑल द मशीन्स टूल्स अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। सेकेंड बॉस, बॉस है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस वो ये प्रॉपर जो स्पीड है वो स्पीड मेंटेन रहे काम की, वो ये चेक करेगा कि भाई काम की जो स्पीड है स्पीड स्लो ना रहे, स्लो ना हो जाए स्पीड, उसको बोलेंगे हम क्या, स्पीड बॉस। क्योंकि अगर काम की स्पीड स्लो हो जाएगी तो फिर ये है कि भाई काम करने में मतलब ये एक एनवायरनमेंट हो जाता है बेटा। जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ ना कि वो अगस्त सितंबर अक्टूबर जो है उस टाइम पीरियड पे ज़्यादातर बच्चों की स्पीड स्लो रहती है। वो तो वो स्लो कैसे रहती है, वो स्लो ये रहती है कि मैंने आपको बताया है कि वो एक तो फेस्टिवल सीजन चलते हैं वहाँ पे, फेस्टिवल्स का टाइम, वो तो दिवाली जब होती है तब बच्चों का एकदम नींद खुलती है, अरे दिवाली हुई, अरे नवंबर निकल गया, अरे अब बचा क्या 3 महीने बच्चे, अरे फिर वो लगते हैं धनाधन पढ़ाई में। एक तो पढ़ाई आपकी होनी है ये जून जुलाई तक बढ़िया, और उसके बाद फिर क्या है कि जैसे ये थोड़ा सा वो हो जाना है, जुलाई अगस्त सितंबर वगैरह टाइम होगा तो रिलैक्सेशन, और देखो माहौल ऐसा चल रहा है कि हर कोई रिलैक्स है, रिलैक्स है। अच्छा तू भी दोस्त रिलैक्स है, मैं भी रिलैक्स हूँ, कोई बात ही नहीं। एक तो पड़ोसी को देख के नाटक ज़्यादा हो जाता है ना, कि अब दोस्त मेरा रिलैक्स है तो फिर मैं कैसे टेंशन में ले लूँ।
तो वो भी चक्कर बैठ जाता है। तभी से बता रहा हूँ मैं कि वाले टाइम पे दनादन रिवीजन मारना, जुलाई अगस्त से सितंबर, रिलैक्सेशन नहीं, वहीं पे परसेंटेज 10-15% वहीं कम हो जाते हैं। और वही स्पीड अगर ये वाली बनी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें चेंज होती हैं, टाइम चेंज होता है, वो सब ठीक है, एनवायरनमेंट वगैरह मालूम है, सब कुछ चेंज हो रहा होता है, तो इस चक्कर में हो जाता है। लेकिन स्पीड ब्रॉस प्रॉपर जो होता है ना, वो इस पर नज़र रखें भाई ये प्रॉपर स्पीड मेंटेन होती रहे। क्लियर हुआ? हाँ जी। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस, रिपेयर्स ऑर्गेनाइजेशन में बेटा रिपेयर्स होना एक बड़ा बहुत बड़ा मतलब इशू है। मेरा एक छोटा मतलब भाई है, कज़न ब्रदर है, वो बेटा पावर प्लांट में काम करता है, पावर प्लांट इंजीनियर है वो, और बड़ा बिजी, 24 आवर्स के लिए बिजी। जब भी फ़ोन लगा रहे भैया ये दिक्कत, फलाने अरे मशीन चल रही है, मशीन चल रही है, मशीन बड़ी चल रही है तो भी बड़ा समस्या। बड़ा फ्री सा दिख रहा था मुझे, स्टेटस वगैरह शेयर कर रहा था, ये है ना, यही सब दिख जाता है कि यार फालतू दिख रहा है, ये लगता है ना, कि स्टेटस वगैरह शेयर हो रहे हैं बढ़िया से, टाइम पास अच्छा बढ़िया, प्रॉपर अपडेट, प्रॉपर लाइक वगैरह आ रहे हैं, है ना। तो पता नहीं वो कैसे, वैसे टाइम मिलता नहीं है। मैं पूछा हाँ भाई कैसे क्या सब कह रहा है, भैया मशीन रिपेयर के लिए गई है। ठीक है भैया, मैंने सोचा कि रिपेयर के लिए गई है तो 2-4 घंटे, एक आध 2 दिन, 2-4 दिन जा सकता। फिर वो जो है पता पड़ा घूमने निकल गया कहीं। मतलब अरे कहाँ, कहता वो रिपेयर मशीन रिपेयर होके नहीं आई। मतलब ऐसा क्या है रिपेयर वगैरह क्या, है ना। तो फिर उसने पूरा डिटेल में बताया कि एक तो वो मशीन जो है, मतलब चाइना की मशीन है, काफ़ी बड़ी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अब वो डाउन हो गई। तो कहते हैं उसको डिसमेंटल, ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रक आएगा और वो बड़ी मशीन ट्रक में रख गई, पहले उसको डिसमेंटल करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ेंगे, डिसमेंटल करेंगे, डिसमेंटल करके अलग अलग उसको पार्ट में पैक करके वो चाइना जा रही है, वो चाइना जा रही है, वहाँ रिपेयर होगी, रिपेयर होके फिर क्या होगा, अरे वो तो बहुत बड़ी मशीन है, अपने यादव फोटो कॉपी वाले भैया ले लो, इनकी मशीन बंद हो जाती है ना 2-3 दिन। मतलब एक बार मशीन खराब हुई, जैसे चलते रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहे, एक बार मशीन खराब हुई ना, सीधे 4 से 5 दिन का पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है उनका। 4 से 5 दिन वो अरे सर नहीं हो पा रहे, कल कल पक्का दे दूंगा, परसों पक्का दे दूंगा, वो चलता रहेगा, लेकिन वो होना नहीं है। जरा सी मशीन, अच्छा पूछो कहाँ से भाई, क्या दिक्कत है, कहाँ से इंजीनियर आ, तो वो कहीं ना कहीं से, अरे सर इस बार इंजीनियर राजस्थान से बुलाया हमने। अब वो राजस्थान वाला इंजीनियर है, वो आ रहा है, वो आएगा यहाँ पे, वो भी अच्छी बात है प्रैक्टिकल। आपने फ़ोन किया भाई साहब मशीन ख़राब हो गई, तो वहाँ वो क्या तैयार बैठा है, हाँ कि उसने जैसे सुना मशीन खराब वैसे आ गया, चालू हो गई। वो भी कहेगा हाँ भाई साहब आता हूँ एक आध 2 दिन में, वहाँ से एक आध 2 दिन लगे आने के, फिर उसने यहाँ पे एक आध 2 दिन आके सही किया, कहाँ टाइम तो लगेगा ना किसी चीज़ में। अच्छा इतने बीच में क्या है, काम पूरा ठप्प पड़ा हुआ है, रुका पड़ा हुआ है, सारे काम लगभग ये हुए हैं। अब वो मशीन चाइना जा रही है, चाइना में सही होगी, वहाँ से फिर वो डिसमेंटल होकर लौट के फिर वो यहाँ पे आएगी, कम से कम 2 महीने का टाइम पीरियड। और 2 महीने में सोचो कि ये प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन कितना नुकसान प्रोडक्शन को। इसलिए क्या होता है बेटा, रिपेयर वाला व्यक्ति ना आजकल कंपनी मतलब उसमें रखने लगी है फैक्ट्री में कि भाई यहीं रह तू, तो बस तेरा क्या काम है, तेरा ये काम है कि जैसी तूने मशीन देखी गड़बड़ हुई खराब हुई, तुरंत रिपेयर पे पहुंच जा। और जैसी तुरंत रिपेयर करेगा, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एग्जांपल ले लो, कोई भी कटआउट होता है, कोई भी फॉल्ट होता है, तो वहाँ एक टीम तैयार है ना, ये टीम तैयार है कि अरे वहाँ गड़बड़ हो गई तो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी चलते बने। वो भी तो यही काम कर रहे हैं कायदे से देखा जाए तो, कि वो मशीन वहाँ पे गड़बड़ हो गई उन्होंने तुरंत स्टार्ट किया। इसलिए रिपेयरिंग जो है, मतलब आप ये समझो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, ये इसलिए यहाँ पे बताया गया है। अच्छा रिपेयर बॉस हो गया, लास्ट से बेटा इंस्पेक्टर। दिस बॉस कीप्स ए चेक ऑन क्वालिटी एंड कंट्रोल ऑफ द आउटपुट, आउटपुट कंट्रोल वगैरह करना, ये किसका काम है, ये इंस्पेक्टर का काम है। क्योंकि क्या होता है, मशीन एकदम से खराब नहीं होती है, धीरे धीरे मामला दिखने लगता है गड़बड़, कि हाँ भाई मामला गड़बड़ चल रहा है, और फिर मशीन की प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह होती रहेगी, तो वो फिर वो मशीन खराब नहीं होनी है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से मेंटेन होंगी। समझ के कोई दिक्कत? तो बेटा 8 जो है वो 8 मतलब यहाँ पे सुपरवाइजर हो जाएंगे। कौन कौन से 8 सुपरवाइजर? सबसे पहले
अच्छा, रूट क्लर्क, पता नहीं क्या कह रहे हो। हाँ, सबसे पहला रूट क्लर्क, दूसरा इंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन। रूट क्लर्क रूट बताने वाला, ओबीएस सी बात है भाई, बाड़े जाना है रूट बता दे, ऐसे ऐसे चले जाना, भटक गए तो भटक गए। इंस्ट्रक्शंस इसलिए जरूरी है ना। रूट क्लर्क, रूट क्लर्क के बाद फिर आप रूट फॉलो करते करते फिर फोन पे इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्लर्क, है ना। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ज़्यादा टाइम पहुंच तो गए लेकिन लेट पहुंचे, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और डिसिप्लिनरियन, बाकी इसमें कौन हो गए, एक गैंग बॉस हो गया, दूसरा स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, और फोर्थ वन इज इंस्पेक्टर। तो ये 8 जो है टेलर ने इंसिस्ट किया। देखो सबसे पहले हमने जो टेलर का पढ़ा था वो पढ़ा था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इंट्यूशन पे नहीं चलेंगे। सेकंड वन था क्या, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी रहेगी, आपस में मिलजुल के काम कीजिए, डिस्कॉर्ड कोई झगड़े झगड़े ना करें, क्योंकि झगड़े होंगे तो काम हो ही नहीं सकता। फिर कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअल, कह रहे कॉपरेशन में काम करें, कॉपरेशन में काम करें, इंडिविजुअल इसमें काम ना करें। तो वही इसमें बता रखा हुआ है ना, कि कंसल्टेशन विद द वो स्टैंडर्ड टास्क आ गया था यहाँ पे, स्टैंडर्ड टास्क के हिसाब से काम करें। फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव करना है। तो थर्ड पॉइंट में स्टैंडर्ड आया, फोर्थ पॉइंट में फिर क्या हो गई, एफिशिएंसी आई। पहला तो उन्होंने बोला कि भाई प्रैक्टिकल हो जाओ, फर्स्ट पॉइंट में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जो भी करना है मतलब कैलकुलेशन के साथ करो, इंट्यूशन पे कुछ नहीं होना। सेकंड पॉइंट में क्या बोला, झगड़ो वगड़ो मत, अपना सब मिलके काम करो, सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में स्टैंडर्ड सेट करो, स्टैंडर्ड आ जाओ। फोर्थ पॉइंट में एफिशिएंसी पे आ गए। अब एफिशिएंसी कैसे आएगी, एफिशिएंसी 8 लोग जो हैं इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, है ना। तो साइंटिफिक ये फंक्शन फोरमैन आ गए, कैसे आएगी एफिशिएंसी, तो कहते हैं वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम बर्डन होना चाहिए। और दूसरा, टेलर इंसिस्ट दैट फोरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलाइज, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, कहना ये सब होना चाहिए। और क्योंकि ये सब क्वालिटी किसी एक बंदे में नहीं मिल सकती, ये सब क्वालिटीज जो है किसी एक बंदे में नहीं मिल सकती, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई 8 अलग अलग एक्सपर्ट बना लो। कोई समस्या याद आया, कनेक्टिविटी रही, है ना। इसीलिए उन्होंने बोला 8 एक्सपर्ट बना लो। अब 8 एक्सपर्ट कौन कौन से, है ना। तो सबसे पहला रूट क्लर्क हो गया, दूसरा इंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फोर्थ डिसिप्लिनरियन, उसके बाद फिर गैंग बॉस हो गया, स्पीड बॉस, रिपेयर, है ना, और इंस्पेक्टर। क्लियर है बेटा, कोई समस्या? हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। Scientific management always emphasis on maintaining standards related to every step of business operation. इन्होंने हर चीज के लिए बोला है कि एक स्टैंडर्ड सेट करो, मतलब इनका अच्छा खासा जो एफिशिएंसी है ना, इनका स्टैंडर्ड के ऊपर फोकस था कि भाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन मशीन टू यूज मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड पे वर्क किया जाए, काम किस हिसाब से रहे। Standardization does not mean only quality standard, but up to the standard for size, type and weight measured and quality. कहते क्या है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो केवल क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं, हर चीज़ के ऊपर काम करना। साइज, आप देखो कि एक कार जब डेवलप होती है, जब कार डेवलप होती है तो वो इस तरीके से डेवलप है कि जो गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी जो चला रहा है ना, मतलब यहाँ मिरर लगा हुआ है, साइड मिरर लगा हुआ है, बैक मिरर लगा हुआ है, अलग अलग मिरर्स जो हैं वो हैं प्रॉपर तरीके से अवेलेबल।
मतलब उसका फोकस क्या होना चाहिए, उसका फोकस होना चाहिए केवल गाड़ी चलाने पे, गाड़ी चलाने पे फोकस होना चाहिए। अगर उसने आगे पीछे ध्यान दिया ज़्यादा, है ना, तो फिर एक्सीडेंट ही होना है बेटा। और उसको अवॉइड करने के लिए क्या, इसको अवॉइड करने के लिए देखो कितनी कन्वीनियंस है बेटा। प्रोडक्ट जब बनाया जाता है ना, बड़ा कन्वीनियंस कन्वीनियंस बनाया जाता है। वो बैठे बैठे ही वो पीछे नज़र रख सकता है, इस तरफ से नज़र रख सकता है, एक वहाँ पे मिरर लगा दिया, मतलब वो पूरा व्यू ले रहा है, 360 डिग्री देख रहा है वो बैठ के वहाँ पे। पूरी कोशिश इस बात की कि 360 डिग्री कहीं ना कहीं उसकी नज़र है कि क्या मतलब चल रहा है। अच्छा, जैसे वो सर्फ वगैरह का है ना, वो व्हील कैरी कैरी करते हैं, जो कैरी कैरी मतलब वो हो जाता है ना। हल्दीराम की सोन पपड़ी उन्होंने बॉक्स में रखना देना चालू की थी। मतलब हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर वो होना चाहिए। प्रोडक्ट जब बनता है ना, तो एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। चला गया क्या? तो तभी सुन रहे हो मुझे ध्यान से, मेरी शक्ल देख रहे हो और से कि वो तो लगा दो, पहले नोट कर लें। हाँ कोई बात नहीं, पहले सुन लो। एक प्रॉपर हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। क्वालिटी वाइज, एक क्वालिटी वाइज के साथ साथ एक प्रोडक्ट जो है, कौन सा प्रोडक्ट, मतलब इजी टू कैरी हो, साइज को लेके स्टैंडर्ड हो, साइज को लेके क्वालिटी को लेके हर चीज़ के लिए प्रॉपर एक स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं मतलब वो सेट किया हुआ है। तो उसी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाला पॉइंट बता रखा हुआ है। और ये तो बड़ी स्लाइड हो जाती है ना, तो आती नहीं है वो उसमें, पीपीटी बड़ी है वो। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस। हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर वो होना चाहिए, हर काम एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, हर स्टेप जो होना चाहिए वो प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन, मशीन टू यूज़, मशीन अच्छी हो, मैक्सिमाइज, और कीपिंग इन माइंड विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ साथ टाइप, वेट, मेजर, क्वालिटी सब प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। हाँ समस्या आ गई है, ग्रेनेड। क्लास में मत गिराओ भाई, ये इस तरफ पड़ेगा पाकिस्तान। आंख बंद करके निकल जाओ। does not even but also but also of the standards for size, type, weight, measure and quality। ये ऑनलाइन क्लासेस मिलती रहेंगी, हुआ निपटाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हटा दें।
नेक्स्ट पॉइंट है फैटिग स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट है फैटिग स्टडी। अच्छा, फैटिग स्टडी, फैटिग मतलब होता है थकावट, टायर्डनेस, है ना। अच्छा, इसके ऊपर भी टेलर ने काफ़ी काम किया, और टेलर का ये मानना है कि मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर फैटिग स्टडी होनी चाहिए कि भाई कब व्यक्ति थक रहा है, कितना थक रहा है, और कितना टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए। आप ये समझो बेटा, 3 घंटे का तो एक स्टैंडर्ड टाइम है। एग्ज़ाम 3 घंटे का ही क्यों रखा है? एग्ज़ाम 4 घंटे का भी तो हो सकता था, 2 घंटे का भी हो सकता था, लेकिन वो एग्ज़ाम 3 आवर्स के हैं, 3 घंटे का एग्ज़ाम है। मतलब ये प्रॉपर जो है ना, ये एक व्यक्ति जो है 3 घंटे फोकस रह सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, जैसे मूवी भी देख लो, मूवी भी 3 घंटे की क्यों है? वो भी तो 3 घंटे का एक स्टैंडर्ड साइड टाइम है। अच्छा, मतलब इन सब के पीछे ये है, अगर मूवी भी 3 घंटे से ज़्यादा की होगी ना, तो थोड़ा सा वो लेंथी होने लगेगी और बोरिंग लगने लगेगी, जब तक वो, जबकि वो एंटरटेनिंग है बेटा, वो एंटरटेनमेंट पर्पज से है। लेकिन अगर 3 घंटे से ज़्यादा की होगी ना कहीं ना कहीं वो परेशान करेगी। मतलब इसीलिए वो एक स्टैंडर्ड टाइम बना गया है। वो कटाई छटाई होती है जो बाद में, वो इसी बात की होती है कि भाई वो ज़्यादा बोरिंग ना लगे, 3 घंटे। और उसको छोटा कर दिया है वो 2 घंटे का, 2 ढाई घंटे होने लगे हैं आजकल। अच्छा, उसमें फिर ब्रेक भी देना है आधा, 10-15 मिनट का, ताकि रिफ्रेशिंग हो जाए, तब जाके वो मूवी। नहीं तो बेटा थोड़ी बहुत भी अगर ढंग की ना हो तो वो टाइम काटे नहीं कटता मूवी में, जबकि वो एंटरटेनमेंट है, जबकि उसमें आपको 15-20 मिनट का ब्रेक मिल गया। एक ह्यूमन माइंड की कंटिन्यूस काम करने की क्षमता है वो 3 घंटे। एग्जाम एग्जाम जो है वो 3 आवर, और वो 3 आवर का क्या हुआ है, 3 आवर का शेड्यूल ही यही है बेटा, कि 3 घंटे तक आप कर सकते हो, मतलब विदाउट एनी, मतलब उसके फैटिग के आप काम कर सकते हो, है ना। तो वो 3 घंटे का क्राइटेरिया है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो, ऑफिस में देख लो, सुबह आप 10 बजे ऑफिस पहुंचोगे, 1 बजे फिर वो लंच हो जाएगा, 10:30 पहुंच रहे हो तो 1:30 बजे लंच हो रहा है, वहाँ भी तो 3 घंटे का सिस्टम है। और फिर क्या है कि आधा 1 घंटे का मतलब लंच दिया, ब्रेक दिया, उसके बाद फिर 3 घंटे काम करो और फिर चलते बनो, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है फैटिग स्टडी भी टेलर ने इंसिस्ट करी कि फैटिग स्टडी भी होनी चाहिए। ये भी स्लाइड नहीं है ना। फैटिग स्टडी भी होनी चाहिए। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। कहाँ हो गया बेटा, अभी 3 घंटे नहीं हुए, बैठे रहो शांति से। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। रेस्ट इंटरवल कितना रहेगा? 3 घंटे पढ़ाने थक जाते हो, पढ़ने में थक जाते हो, हम सुबह से पढ़ा रहे हैं 9 बजे से, और शाम को 7 बजे तक लगातार क्लास चलनी है। पढ़ाई चीज़ ही नहीं है बेटा। मतलब अभी आपको ऐसा लगेगा, हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते थे कि पढ़ाई से ज़्यादा काम, आसान काम कोई नहीं है, तब हमें लगता था मजाक कर रहे हैं, है ना। ऐसा कौन सा, इससे ज़्यादा मुश्किल काम कोई नहीं है, तब हमें उस टाइम पे ऐसा लगता था। लेकिन आज अगर रियलाइज़ करो ना, आराम से बैठे बैठे पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा अपने आप को यूज टू करो। 3 घंटे, कम से कम 3-4 घंटे तो एक, अभी आप हायर क्लासेस में आ गए हो, हायर क्लासेस में तो बेटा 4-4, 5-5 घंटे, मतलब विदाउट एनी, मतलब डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस जो भी कह लो, उसके कम से कम 4-4, 5-5 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए। मतलब ये मान के चलो कि जब क्लासेस थोड़ी भी अगर ढंग के लेवल पे जाओगी, थोड़े भी ढंग के लेवल पे, तो वहाँ 4-4 घंटे की तो एक सब्जेक्ट की क्लास होगी, 4-4 घंटे एक सब्जेक्ट की क्लास होगी, थोड़े भी ढंग के लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद दिन में 3 क्लासेस होंगी, जो छोटे भाई की बता रहा था ना मैं, पावर में एमबीए किया हुआ है उसने, और वो कहता था कि बस एक अलार्म सा बच जाता है। हॉस्टल, मतलब हॉस्टल में रहते थे, और वही मतलब पूरा, वो उतने स्टूडेंट रहते हैं, 100 स्टूडेंट रहते हैं। पावर एमबीए अपने आप में अच्छा खासा हुआ है, वही वो चाइना गई थी जिसकी मशीन। तो वो बता रहा था कि वो ढाल ऐसे देते हैं वो,
मतलब पूरा सिस्टम ही ऐसा, केवल कुछ नहीं है, 100 बच्चों के रहते हैं, 100 बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, उन्हीं की पढ़ाई होगी, उन्हीं का काम होगा, और अलार्म बज जाता है, पहुंच जाओ क्लास में। वो कभी भी बज जाता है, पता पड़ा कि वहाँ पे टीचर का मन किया रात को 11 बजे पढ़ाने का, तो हाँ उसने अलार्म बज गया, आ जाओ, अब चालू होगी पढ़ाई, है ना। तो क्लासेस तो बेटा ऐसी होती हैं, सुबह 7 बजे से रात को मतलब 9 बजे तक कंटिन्यूस क्लासेस हमने की हैं, बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ मैं। ये तुम लोग याद हिलना डुलना चालू हो जाते हो, 2 घंटे 3 घंटे हुए नहीं कि सब याद आ जाते हैं। अरे हायर क्लासेस में आ गए हो, अब कोई लिमिटेशन होती है? मेरे से कोई आगे पूछता है सर कितने घंटे क्लास है, मेरा तो मन वही खराब हो जाता है। पढ़ना पढ़ाना भी अगर टाइम देख के किया, वो एक तो यहाँ टाइम लगा रहता है, वो टाइम पे देखते रहते हो हैं। हाँ जो लगा है जो, तभी तो मैं मतलब क्लास में घड़ी रखी नहीं है, वो तो इसकी मजबूरी है कि वो टाइम वहाँ पे लगा रहता है उसमें, तो बच्चे उसी पे धीरे धीरे नजर मारते रहते हैं। हाँ सर टाइम हो गया, टाइम हो गया। अरे पढ़ाई भी अगर टाइम देख के की तो क्या किया? टाइम टेबल थोड़ी है, घड़ी थोड़ी है कि उस हिसाब से चलेंगे टाइम के हिसाब से। वो तो जब तक मन कर रहा है जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक मन कर रहा है जब तक पढ़ा रहे हैं। चलो, हाँ जी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। कहते हैं रेस्ट इंटरवल कितना होना चाहिए। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको बता रहा हूँ ना, 4 4 घंटे क्लास चलती है, बीच में पता पड़ा 10 मिनट का रेस्ट दे दिया, 5 मिनट का हाँ पानी वानी पी लो, और इतना ही वो है। अच्छा ये तो ह्यूमन माइंड है, सेट कर लो अपने को जिस हिसाब से जैसे सेट करना है। अगर आपने मतलब ये है कि हाँ 10 मिनट का टाइम है उसमें वो होना है, तो माइंड बेटा 10 मिनट में ही सेट हो जाएगा, दोबारा से रिचार्ज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल कितना, मतलब फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए रेस्ट इंटरवल की। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल 5 मिनट का, 15 मिनट का, कितने टाइम से रेस्ट देना है, कितने टाइम बाद देना है। जैसे मैंने बताया कि वो मूवी हॉल में 1.5 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक हो जाता है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने रेस्ट इंटरवल चाहिए पूरे दिन भर में, है ना। तो नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। टू कंडक्ट फैटिग स्टडी ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर, नोट डाउन द टाइम व्हेन द वर्कर स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड। नोट डाउन करें टाइम कि भाई कब थकना चालू हो रहा है वर्कर। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टडी होनी चाहिए कि वर्कर कब थकना चालू हो रहा है, और जब थकना चालू हो रहा है व्हेन इज एफिशिएंसी लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग देन गिव हिम ब्रेक, उसको ब्रेक दिया जा सके। आप लोगों को भी तो ब्रेक मिलता है, जैसे अकाउंट्स, मैं बोलता हूँ चलो बिजनेस निकाल लो, तो अकाउंट्स की कॉपी बंद करी आपने, फिर बिजनेस की निकाली, क्यों थोड़ा वो हो जाता है ना, चेंज हो जाता है, और क्या है, ऐसे ही तो होता है। जैसे देख लेता हूँ कि थक गए हो तुम लोग अकाउंट से, मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं तुम निकाल लो बिजनेस की, और फिर उसमें बीच में 2 5 मिनट का तो टाइम होता है ना, तो वही ब्रेक होता है, और क्या होता है, इससे ज़्यादा थोड़ी आवश्यकता है। एग्जाम में 3 घंटे में कौन सा ब्रेक लोगे बताओ? पानी पी के जाओगे? कोई पानी के टाइम खराब मत करते ना पानी वानी के लिए, ये सब फालतू की बातें हैं। 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद पानी पी लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 3 घंटे तो चुपचाप वहाँ पे बस सिर नीचे करो और चालू हो जाओ, और 3 घंटे बाद एकदम से हाँ पृथ्वी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दिस टाइम कैन बी नोटेड टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल ड्यूरिंग ब्रेक, आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर बिकम फ्रेश टू रिजॉइन द वर्क। कितने टाइम बाद वो फ्रेश हो सकते हैं काम को दोबारा ज्वाइन करने के लिए। ये होती है फैटिग स्टडी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन इज मेथड स्टडी। बंद कर दी क्या कॉपियां? बंद पहले कर दोगे? अच्छा तो वो 14 पॉइंट लिखने का मन तो हो रहा होगा, तुम लोग ऊपर से ना कर रहे हो, अंदर से तो हाँ है।